भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी रिजाइन कर चुके हैं और अब उपराष्ट्रपति का चुनाव दोबारा से होने वाला है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन वोट कर सकता है और साथ में हम लोग ब्रीफ में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को चुनता कौन है या राष्ट्रपति को चुनता कौन है। तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो वोटर्स हैं वो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स, मतलब लोकसभा के 543 मेंबर्स एंड राज्यसभा के 250 मेंबर्स, जिसमें 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करती है। मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के सारे मेंबर्स वोट करते हैं और राज्यसभा के सारे 250 के 250 मेंबर्स वोट करते हैं। इसके अलावा सारे राज्य के विधानसभाओं के सारे मेंबर्स एलिजिबल होते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करने के लिए। अब उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन से ऐसे डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वोट करने के लिए एलिजिबल है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स तो हैं, मतलब लोकसभा के सारे मेंबर्स और राज्यसभा के सारे मनोनीत या निर्वाचित मेंबर्स, मतलब कि राज्यसभा के सारे 250 के 250 मेंबर्स उपराष्ट्रपति के लिए भी वोट कर सकते हैं। लेकिन राज्य की विधानसभाओं के मेंबर्स उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य की विधानसभाओं के मेंबर्स भी वोट दे सकते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य की विधानसभाओं के मेंबर्स वोट नहीं दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स वोट दे सकते हैं। मींस सिर्फ लोकसभा के 545 मेंबर्स एंड राज्यसभा के 250 मेंबर्स उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 साल का होता है, लेकिन अगर 5 साल तक कोई नए उम्मीदवार चुन करके नहीं आ जाते हैं तो सेम उपराष्ट्रपति आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि कोई नए उपराष्ट्रपति शपथ ना ले ले। नए उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है एंड इलेक्शन कमीशन प्रीवियस उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के खत्म होने के 60 दिन पहले, ऑलमोस्ट 60 दिन पहले नेक्स्ट इलेक्शन का डेट वगैरह निकाल करके इलेक्शन कंडक्ट करवा देती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 से 68 के अंतर्गत और 1952 का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। ये चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो आइए सबसे पहले इन 3 चीजों को समझते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है एंड गुप्त मतदान क्या होता है। तो गुप्त मतदान तो सभी को पता है, जिसमें कि आपको पता नहीं चलता है कि सामने वाले ने वोट किसको दिया है, इसको गुप्त मतदान बोलते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव अभी भी बैलेट सिस्टम से होता है, बैलेट पेपर पे होता है। अब हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें फिर से राष्ट्रपति के इलेक्शन को डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स और सारे राज्य के विधानसभाओं के सारे मेंबर्स एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन कितना वोट का वेटेज लेके वोट देगा। मतलब राज्य का अगर कोई विधायक है तो वो कितना वोट देगा, और अगर कोई पार्लियामेंट का विधायक है तो उसके वोट का वेटेज कितना होगा। क्या सबका वोट का वेटेज बराबर होगा? तो इसका जवाब है ना। मैं इसको एक उदाहरण लेकर के समझाऊंगा। यहाँ पे मैं 2 राज्य का उदाहरण लूंगा, हिमाचल का और बिहार का। मान लीजिए कि हिमाचल में 68 लाख वोट पॉपुलेशन है और हिमाचल में टोटल 68 विधायक हैं। तो अगर हम इसको पॉपुलेशन वाइज विधायक को डिवाइड करें तो पर विधायक 1 लाख पॉपुलेशन पड़ता है। मतलब इसको हम साधारण सिंपल शब्दों में कहें तो ईच विधायक हिमाचल का 1 लाख वोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बिहार भी बात करें तो बिहार में लगभग 9 करोड़ पॉपुलेशन है, 9 से 10 करोड़, और बिहार में टोटल सीटें 242 हैं। अगर हम पर विधायक पॉपुलेशन को निकालें तो बिहार में करीब करीब 4 लाख पॉपुलेशन पर विधायक आता है। मतलब बिहार का एक विधायक लगभग 4 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको जस्ट हम सिंपल शब्दों में समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यानी कि हिमाचल का एक विधायक 1 लाख वोट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बिहार का एक विधायक 4 लाख वोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है कि बिहार के एक विधायक को जो कि 4 लाख वोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हिमाचल के एक विधायक के 1 लाख वोट के रिप्रेजेंटेशन से 4 गुना ज्यादा है, तो बिहार के विधायक के एक वोट को ज्यादा वेटेज दिया जाता है और हिमाचल के एक विधायक के एक वोट को कम वेटेज दिया जाता है। मतलब अगर हिमाचल का एक विधायक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक वोट दे रहा है तो उसको कम वेटेज मिलेगा
बिहार के उसी तरह के एक विधायक के एक वोट के बजाय, जो कि हिमाचल के एक विधायक के एक वोट से ज्यादा वेटेज होल्ड करता है। इसी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। मतलब जिसका ज्यादा पॉपुलेशन होगा उसके वोट की वेटेज उतनी ज्यादा होगी, और ये राज्यों के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। जिस राज्य का पॉपुलेशन ज्यादा है उसके विधायक के वोटों का वेटेज ज्यादा होगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में, और जिस राज्य के का पॉपुलेशन कम है उसके विधायक के वोटों का वेटेज कम होगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में। लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रपति के इलेक्शन में वैलिड है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य के विधानसभाओं के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, राज्यों के विधायक पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। इसलिए ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स वोटिंग कर रहे हैं। हेंस सभी का वोट का वेटेज लगभग बराबर होता है, एंड हेंस पार्लियामेंट के हर एक मेंबर के वोट का वेटेज 1 माना जाता है। मतलब कि लोकसभा का अगर कोई भी मेंबर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कर रहा है तो उसको 1 यूनिट वोट माना जाएगा। उसी तरह से राज्यसभा के कोई भी मेंबर अगर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कर रहा है तो उसके वोट का वेटेज 1 माना जाएगा। मतलब इसमें जितने लोग भी वोट करेंगे सबके वोट का वेटेज 1 माना जाएगा। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं वो सारी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए होती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल होने चाहिए। अब ये जो एज है ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। जैसे प्रधान के पोस्ट के लिए 21 साल माना जाता है, वोट देने के लिए 18 साल होता है, जो नॉर्मल MP MLA का इलेक्शन होता है उसके लिए 25 साल होता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए ये एज मिनिमम एज 35 साल का होता है। बाकी सारे क्राइटेरिया सेम होते हैं जैसे पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए होते हैं, जैसे कि किसी लाभ के पद पे ना हो और भारत का सिटीजन हो, इस तरह के सारे। उपराष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 समर्थक चाहिए होते हैं। मतलब मिनिमम 20 प्रस्तावक और मिनिमम 20 समर्थक, और ये प्रस्तावक और समर्थक उनके वोटर होने चाहिए। क्योंकि उनके वोटर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, तो पार्लियामेंट के मेंबर्स कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होने चाहिए, तभी उपराष्ट्रपति अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नामांकन पत्र समय के अंदर फाइल करना होता है, मतलब 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। और जो डिपॉजिट मनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी, वो 15,000 होता है। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी जिसको बोलते हैं जमानत, जब्त कर लिया जाता है अगर किसी उम्मीदवार को 1/6 से भी कम वोट मिलते हैं। मतलब अगर आपको 1/6 से ज्यादा वोट मिल रहे हैं तो आपके 15,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए राज्यसभा के सचिव जनरल को रिटर्निंग ऑफिसर बनाते हैं। वहीं पर राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के सचिव जनरल को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव का जो मतदान स्थल होता है वो संसद भवन दिल्ली है। अगर कोई वोटर नंबर 1 प्रेफरेंस एक से अधिक कैंडिडेट के आगे डाल देगा तो वोट रद्द माना जाता है। अगर एक ही कैंडिडेट के आगे एक के बाद और भी डिजिट्स लगा देगा या कुछ और जैसे स्टाम्प वगैरह लगा दिया तब भी वोट रद्द माना जाएगा। अगर नंबर 1 प्रेफरेंस एक से अधिक कैंडिडेट के आगे लगा दिया तब भी रद्द माना जाएगा। अगर उसने नंबर 1 प्रेफरेंस किसी को दिया ही नहीं तब भी रद्द माना जाएगा। तो ये सब तरीके हैं जिससे वोट्स रद्द माने जाते हैं, मतलब डेड माने जाते हैं, उनकी काउंटिंग नहीं होती है। अब सवाल उठता है कि क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव परिणाम को चैलेंज किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। उपराष्ट्रपति के चुनाव परिणाम के 30 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और चैलेंज करने वाला पर्सन या तो खुद उम्मीदवार हो या कम से कम 10 निर्वाचक हो, मतलब कम से कम 10 सांसद हो जिन्होंने वोट किया। अब हम समझते हैं कि सिंगल ट्रांसफर वोट पद्धति क्या है। आज से 75 साल पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने फेमिनाजीज के फ्यूचरिस्टिक एग्रेसिव बिहेवियर एंड आंदोलन को एंटीसिपेट करते हुए और इन सब से बचने के लिए वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बैलेट पेपर का कलर पिंक रखा था, जो आज भी कायम है। तो बैलेट पेपर पिंक कलर का होता है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। इसमें 2 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम में कैंडिडेट्स के नाम लिखे जाते हैं, सेकेंड कॉलम में प्रेफरेंस लिखा जाता है, मतलब कि चॉइसेस लिखे जाते हैं। इन चॉइसेस को हम डिटेल में समझेंगे। मैं यहाँ एक एग्जांपल देकर के समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो 3 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं A, B, C। तो कैंडिडेट टोटल वोट्स की संख्या 100 है। कैंडिडेट A को आए हैं 45 वोट, कैंडिडेट B को आए हैं 35 वोट, कैंडिडेट C को आए हैं 20 वोट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 में से किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट नहीं आए हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो नॉर्मल इलेक्शन से डिफरेंट होता है। नॉर्मल इलेक्शन में आपको अपने दूसरे प्रतियोगियों से ज्यादा सीटें लानी होती है। जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो नॉर्मल इलेक्शन से डिफरेंट होता है। नॉर्मल इलेक्शन में आपको दूसरे उम्मीदवार से ज्यादा
वोट्स लाने होते हैं। मतलब कि अगर मान लो कि आपने 14% वोट लाया, बाकी उम्मीदवार 13 से नीचे रह गए, तो फिर आप जीते हुए कैंडिडेट घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वो ऐसा नहीं है। उसमें कोटा सिस्टम होता है। मतलब आपको आधे से कम एक वोट ज्यादा लाना होता है। मतलब अगर टोटल वोट 100 है, तो आपको 50 प्लस मिनिमम 1 मोर वोट लाना है। मतलब 51 वोट या उससे ज्यादा लाना है, तब आप जीते हुए माने जाएंगे। अगर मान लो कि आपने जस्ट दूसरे बाकी कैंडिडेट से ज्यादा वोट लाए, तो आप जीते हुए कैंडिडेट नहीं है। आपको जीतने के लिए आधे से अधिक वोट लाने पड़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे ए को 45 वोट मिले 100 में से, बी को 35 वोट मिले और सी को 20 वोट मिले। किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं आए, तो यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जीता हुआ कैंडिडेट नहीं है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड यही कहता है कि जो कैंडिडेट लास्ट आया है, जैसे इस एग्जाम्पल में सी लास्ट आया है, तो सी का जो वोट है, लास्ट आने वाले कैंडिडेट का जो वोट है, वो बाकी के कैंडिडेट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैसे ट्रांसफर किया जाएगा उसे हम समझते हैं। जैसे सी को 20 वोट आए, तो 20 में से वहां पे जब कोई सी को वोट दे रहा है, किसी को भी वोट दे रहा है, तो उनके पास ऑप्शन होता है सेकंड कॉलम में ये बताने का कि आपका फर्स्ट चॉइस कौन है। तो सी को 20 वोट आए, इसका मतलब जिन लोगों ने सी को वोट दिए हैं, उनका फर्स्ट चॉइस सी था। मतलब 20 लोगों का फर्स्ट चॉइस सी था। बट इन 20 लोगों के पास ऑप्शन था ये भी मार्क करने का कि इनका सेकंड चॉइस क्या है, इनका थर्ड प्रेफरेंस क्या है। तो मान लो कि इन 20 लोगों में से 15 लोगों ने सेकंड चॉइस में बी लिखा था एंड थर्ड चॉइस में ए लिखा था। इसका मतलब कि 20 लोग जिन्होंने सी को वोट किया, उसमें से 15 लोगों का सेकंड चॉइस बी है एंड 5 ही लोग का सेकंड चॉइस ए है। तो जब सी को सिस्टम से निकाला जाएगा, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट नहीं आए, तो सी के वोट को बी और ए में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सी के 15 वोट जो बी को सेकंड चॉइस चूज किए थे, वो 15 के 15 बी में चले जाएंगे। और सी के 5 वोट जो ए को सेकंड चॉइस चूज किए थे, वो ए में चले जाएंगे। तो अब ए के पास हो जाएगा 45 प्लस 5 50 वोट, बी के पास भी हो जाएगा 35 प्लस 15 50 वोट। इसका मतलब है कि अब ए और बी दोनों को 50-50 वोटें आ गई, लेकिन जीतने के लिए चाहिए था 51 वोट। दैट मीन्स कि टाई हो गया। टाई के केस में रूल है कि फर्स्ट टाइम, मतलब स्टार्टिंग में जब सी भी इन्वॉल्व था, तब जिसको ज्यादा वोट आया होगा वो जीता हुआ माना जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में ए को 45 वोट मिले थे, तो यहाँ पे ए उम्मीदवार जीता हुआ उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। मान लो कि टाई नहीं होता और जब सी का वोट ए और बी में ट्रांसफर किया गया था, तो बी को 51 वोट आ जाता और ए को 49 ही आता। उस केस में बी विनर घोषित कर दिया जाता। इसी को सिंगल ट्रांसफर वोट पद्धति कहा जाता है।